students, welcome to the online classes of Ambition Study Center. So हमने बायोलॉजी का हमारा सेकेंड चैप्टर चालू किया था, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। उसमें भी हम देख रहे थे हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किस में आ जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में आ जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। अब उसमें भी एरोबिक रेस्पिरेशन वो वाला रेस्पिरेशन हो जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स है। ये मैंने रब नहीं किया ताकि तीनों स्टेप्स हमारे यहाँ पे समराइज हो जाए, ठीक है। तो ये पार्ट हमने कल के लेक्चर में कवर कर लिया था, रिवाइज कर लिया था एक और बार। उसके पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, वहाँ पे अपना पूरा नाम टाइप करके डाल दीजिए, ओके। सो एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप में होता है। उसकी पहली स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना, उसको कहते हैं लाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन ही कर रहे हैं ना, क्योंकि ग्लूकोज जब टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तभी उसमें से एनर्जी निकलेगी। तो देखो, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट या पायरुविक एसिड, 2 NADH2 और 2 ATP मिलते हैं। तो हमको पता है ATP इज नथिंग बट एनर्जी करेंसी, यानी आप कह सकते हो ATP मतलब ही एनर्जी। लेकिन NADH2 मतलब क्या? मैंने बताया था कल, NADH2 भी क्या है? एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल। एक्चुअली में NADH2 और आगे में आएगा आपका FADH2। ये क्या बेटा? एक तरीके के एंजाइम्स है। ये एक तरीके के एंजाइम्स है जो आगे हमारे थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में उनसे भी ATP मिलता है। वो क्या है, वो कैसे होता है, वो हमारे 10th के सिलेबस का पार्ट नहीं है। अभी तो आपको बस इतना समझ लेना है कि दीज आर एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स। ये ऐसी एंजाइम है जिनसे और एनर्जी मिल रही है, मतलब इनसे ATP मिलेंगे हमको। कैसे मिलेंगे? दैट वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट स्टेप्स। फिर हमने देखा है ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, लेकिन पायरुविक एसिड में 3 ही कार्बन होते हैं। तो ऐसे एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बन सकते हैं? 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन, दूसरे पायरुविक एसिड में 3 कार्बन, तो दोनों मिला के 6 कार्बन। यानी एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बन रहा है? 2 पायरुविक एसिड या पायरुवेट उसको बोलेंगे, ठीक है। फिर इन पायरुविक एसिड के साथ में क्या होता है? ये पायरुविक एसिड का भी आगे में कन्वर्जन होता है, ठीक है। इसका कन्वर्जन होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। इसका कन्वर्जन किसमें होता है? एसिटिल कोएंजाइम ए। एक तरीके का कंपाउंड है, और ये कंपाउंड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन, तो एक कार्बन क्या हुआ? एक कार्बन का क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन का क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। हम देखे हैं बेटा, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ही क्या? जब ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है, वो 6 के 6 कार्बन CO2 बन के निकल जाएंगे, तब हम कहेंगे कि ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया, और ग्लूकोज से जितनी एनर्जी निकल सकती थी उतनी एनर्जी निकल गई, ओके। सो अभी देखो, 6 कार्बन में से 2 कार्बन तो CO2 बन के निकल गए, 4 कार्बन अभी भी है। क्यों? एक एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन और दूसरे एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन, 2 × 2 4 कार्बन स्टिल रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ में क्या बना? 2 NADH2 भी बने हैं। ये हो गया था हमारा ग्लाइकोलाइसिस वाला पार्ट। अब इसके बाद में जो हमारी सेकेंड स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन की, सेकेंड स्टेप है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, या उसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल, क्योंकि ये साइकिल वाज गिवन बाय सर हंस क्रेब्स। नाम की साइंटिस्ट है सर हंस क्रेब्स। उन्होंने ये जो है क्रेब्स साइकिल दी थी, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल दी थी, इसीलिए उसको क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। देखो, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है? सेल में, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में। बट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस स्टेप? देखो, मैं पढ़ती हूँ। बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस called as tricarboxylic acid cycle is operated on the mitochondria, on them in the mitochondria। 2 एसिटिल कोएंजाइम बन गए। अभी 2 एसिटिल कोएंजाइम कहाँ पे बने? साइटोप्लाज्म में बने। सेकेंड स्टेप कहाँ पे होनी है? माइटोकॉन्ड्रिया में होनी है। तो ये दोनों एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ पे एंटर करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में से डायग्राम भी दिया माइटोकॉन्ड्रिया की।
वहां से पायरुविक एसिड और उससे क्या बना एसिटिल कोएंजाइम ए और फिर उसके ऊपर में यहाँ पे क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होंगे। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम दिया है। तो जहाँ पे भी आप क्रेब्स साइकिल बनाओगे या लिखोगे वहां पे आपको ये डायग्राम ऐड कर देना बेटा। अब देखो साइकिल ये वर्ड वहां पे आ गया है। साइकिल मतलब क्या? साइकिल मतलब एक साइक्लिक रिएक्शन है, ये एंड नहीं होने वाली है। जहां पे भी एंड हुई, समझ लो यहाँ से चालू हुई, यहाँ से रिएक्शन होते जा रहे और जब वो एंड होगी तो जो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट बनेगा और जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट रहेगा वो सेम ही रहेगा, यानी फिर से वो साइकिल, यानी फिर से वो रिएक्शन का जो सीरीज है वो चालू रहेगा, यानी स्टेप बाय स्टेप, जिसका एंड नहीं होता है, कंटिन्यूअस वो चलते रहेंगे, एंड पॉइंट नहीं है। यहाँ पे समझ लो एक नंबर वन कंपाउंड है, उससे चालू हो रही है वो, तो वापस से पूरे रिएक्शन होने के बाद वो कंपाउंड फिर से तैयार हो जाएगा। ओके, वो कंपाउंड फिर से तैयार हो जाएगा, मतलब एक्चुअली में इसका एंड है क्या कहीं पे? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसे रिएक्शंस को ही हम कहते हैं साइक्लिक रिएक्शन, जैसे साइकिल उसको कहा गया। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है? देखो एक एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है, दो बन रहा है वैसे, अभी हम सबसे पहले एक का देखते हैं। एक एसिटिल कोएंजाइम में 3 NAD, एक FAD। FAD क्या है? जैसे NADH2 एक एंजाइम है, वैसे ही FADH2 भी एक एंजाइम है। उससे भी आगे में क्या मिलने वाले है? ATP मिलने वाली है, वो भी एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, उससे भी आगे में ATP मिलने वाली है। GDP प्लस PI, कल बताया था, PI मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये डाइफॉस्फेट है ना, GDP। ADP यहाँ पे आया है, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से क्या बना? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वैसे ये GDP, ये क्या है? गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, 2 फॉस्फेट इसमें है, उससे अगेन 3 फॉस्फेट बनने वाले, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट से 3 फॉस्फेट, तो इसमें एक और फॉस्फेट यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तभी डाई का ट्राई हो जाएगा, और 3 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं। जो भी अभी आप ये रिएक्शंस पढ़ने के हो वो आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी होते हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में यूज हो रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें यूज हो रही है, और जो राइट साइड में है वो सारी चीजें बन रही है। ठीक है, ये इसका पार्ट है, वो सारी चीजें बन रही है। ठीक है, ये वाली सारी चीजें बन रही है। आपको रिएक्शंस एक लाइन में लिखनी है, आपको रिएक्शन पूरी एक लाइन में लिखनी है। तो देखो इसमें क्या क्या बन रहा है? 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमको पता है एक एसिटिल कोएंजाइम में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं, यानी इसमें कितने कार्बन है? एसिटिल में 2 कार्बन है, दोनों कार्बन का 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, बन के निकल गया, यानी अभी कुछ बचा क्या? कोएंजाइम ए वाला पार्ट भी रिमूव हो गया। कोएंजाइम ए ब्रेक नहीं होता है, कोएंजाइम में रिमूव हो जाएगा। 2 कार्बन किसमें? ये एसिटिल वाले पार्ट में, कोएंजाइम ए वाला पार्ट यूज नहीं होता है, वो रिमूव हो जाएगा, और फिर से आगे जाके नया जो ग्लूकोज आएगा तो उसमें वो एसिटिल कोएंजाइम ए बनाने के काम में आएगा। ठीक है, तो वो रिमूव हो गया, 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बने, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 बने। कितने मॉलिक्यूल्स बने? NADH प्लस H पॉजिटिव लिखो या NADH2 लिखो, कितने बने? 3 मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 बना, एक FADH2 बना, और एक GDP और फॉस्फेट मिला के क्या बन गया? GTP बन गया। अब ये दोनों तो मैम समझ में आ गया, आपने बता दिया कि NADH2 और FADH2 से आगे में ATP मिलने वाला है, लेकिन ये GTP क्या? तो बेटा इतना समझ लो कि एक GTP मतलब एक ATP, यानी ये GTP भी जो है वो आगे जाके किस में कन्वर्ट होने वाला है? ATP में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, ये GTP भी किस में कन्वर्ट होने वाला है? ATP में कन्वर्ट होने वाला है। सो आप ऐसा एक तरीके से बोल सकते हो कि यहाँ पे ATP ही बना है, लेकिन कौन से फॉर्म में बना है? गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में बना है ना। अलग अलग नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा GTP। तो इस तरीके से देखो ये एक एसिटिल कोएंजाइम है, लेकिन कितने एसिटिल कोएंजाइम में बने हैं? 2। तो एक के लिए ऐसा रिएक्शन होगा, दूसरा जो एसिटिल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल है उसका भी सेम रिएक्शन होगा, यानी एक दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे तो आप सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट, 2 पायरुवेट से 2 एसिटिल कोएंजाइम है, जैसा एक एसिटिल कोएंजाइम ए के लिए पूरा रिएक्शन हो रहा है, वैसा ही दूसरा एसिटिल कोएंजाइम ए के लिए भी पूरा रिएक्शन होगा, सेम रिएक्शन होगा।
तो कितने, एक एसिटिल कोएंजाइम में से 2 कार्बन डाइऑक्साइड बने, 2 एसिटिल कोएंजाइम में से कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 2 into 1 2 into 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए हैं। 6 कार्बन जो ग्लूकोज में थे वो 6 के 6 ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होके निकल गए। क्लियर हो रहा है? अभी देखो कार्बन कितने हैं ग्लूकोज में, 6 कार्बन है। ये वाले स्टेप में 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, अभी 2 कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एसिटिल कोएंजाइम जब रिएक्ट करेगा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में तो और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पूरे के पूरे 6 कार्बन 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गए हैं, रिमूव हो गए हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, इसीलिए रिएक्शन क्या हो रहा था, क्या कहला रहा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हो रहा है? अभी जो 6 के 6 कार्बन थे पूरे कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गए, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर निकल गया, तो रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हम कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्यों? एरोबिक रेस्पिरेशन में आप देखोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन में देखोगे आपकी एक ग्लूकोज से 6 कार्बन डाइऑक्साइड कभी नहीं निकलते, वहां पे कुछ ना कुछ कंपाउंड बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ तक बना, उसके आगे वो रिएक्ट ही नहीं होगा, उसके आगे वो रिएक्ट ही नहीं होगा, मतलब पूरा 6 के 6 कार्बन डाइऑक्साइड वहां रिलीज नहीं होंगे, इसलिए वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। यहाँ पे देख लिया, अभी क्लियर हो रहा है, पूरे के पूरे 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गए, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन। ये एक एसिटिल कोएंजाइम के लिए हमारे कितने एसिटिल कोएंजाइम बने, 2 एसिटिल कोएंजाइम बने एक ग्लूकोज से, तो 2 के जगह पे 4 CO2 भी बन के निकल जाएंगे। जब दूसरा एसिटिल कोएंजाइम सेम तरीके से रिएक्ट करेगा, यानी पूरे के पूरे 6 कार्बन का 6 CO2 बन गया, यानी कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो गया। वो अभी कार्बन बचा क्या, नहीं बचा। इस तरीके से क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस कर दिए, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपको एक ड्यूरेशन वाला क्वेश्चन भी दिया है, व्हाई क्रेब्स साइकिल इज कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, व्हाई क्रेब्स साइकिल में देख रही थी कि व्हाई क्रेब्स साइकिल इज कॉल्ड एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ऐसा तो नहीं पूछा हमने। इसका एक और नाम है बेटा, इसका एक और नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल। अभी ये समझ लो थोड़ा सा क्या है साइट्रिक एसिड वगैरह। साइट्रिक एसिड तो आपने सुना होगा, नॉर्मली हमारे किचन में प्रेजेंट होता है ना, जब कुछ सावर टेस्ट, खट्टा कुछ बनाना होता है तो उसमें साइट्रिक एसिड वगैरह ऐड किया जाता है। ठीक है, सो हमने बोला है कि जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। साइक्लिक रिएक्शन है, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से चलते ही रहेगा स्टेप बाय स्टेप। और एक वर्ड वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, यानी बहुत सारे स्टेप्स में ये रिएक्शन हो रही है, बहुत सारे स्टेप्स में ये रिएक्शन हो रही है। तो इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है बेटा, जो पहला कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है, जो फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, वो फर्स्ट कंपाउंड होता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे खाली स्पेस है इसलिए मैं लिख रही हूँ, इतना कंफ्यूज मत हो जाना। जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा है वो होता है साइट्रिक एसिड। क्रेब्स साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, ये कैसे साइक्लिक प्रोसेस है, यानी एक के बाद एक रिएक्शन होते जा रहे हैं स्टेप वाइज, यानी एक के बाद एक रिएक्शन हो रहे हैं। तो जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनेगा, जो सबसे पहला कंपाउंड बनेगा इस क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, ये CO2 बनने के पहले, ये पूरा CO2 बन के निकलने के पहले कुछ कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जब वो पहला कंपाउंड बनेगा, पहला स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो होता है साइट्रिक एसिड। पहला स्टेबल कंपाउंड जो बन रहा है क्रेब्स साइकिल में वो है साइट्रिक एसिड, इसीलिए इस साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। और जो हमारा साइट्रिक एसिड है ना, उसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो आगे के चैप्टर्स में फंक्शनल ग्रुप वगैरह क्या है, अभी तो इतना समझ लो, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसमें COOH ऐसे ग्रुप होते हैं, COOH ऐसे ग्रुप होते हैं। तो ये जो साइट्रिक एसिड है ना, इस साइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर में, साइट्रिक एसिड का जब हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 3 COOH आते हैं, 3 COOH ये वाले ग्रुप आते हैं। तो इसीलिए साइट्रिक एसिड को ही ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा भी कहा जाता है। एक ये इसका ये स्ट्रक्चर का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे कितने कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं उसके स्ट्रक्चर में, 3।
ऑक्सैलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल इज साइट्रिक एसिड। ठीक है, पहला जो स्टेबल कंपाउंड वहां पे बन रहा है, स्टेबल मतलब जो प्रॉपरली फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आगे तो वो रिएक्ट होगा ही, लेकिन हम क्या कहेंगे उसको, एक प्रॉपर दो रिएक्टेंट से जुड़ के जो पहला कंपाउंड वहां पे तैयार हो रहा है, तो दो चीजों से मिलके जो पहला कंपाउंड किसमें तैयार हो रहा है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, वो पहला कंपाउंड कौन सा रहेगा, साइट्रिक एसिड, इसलिए उसको कहा जाता है साइट्रिक एसिड साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये आपके बुक में या नोट्स में भी आपको नहीं दिखेगा, तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखें। ठीक है, सो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। नोट्स आपको अच्छे से बना लेने हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का, जितना भी आपको टेक्स्ट बुक से आप रीड करो, और पॉइंट वाइज एक भी सेंटेंस आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले उसमें 3-4 सेंटेंसेस ही दिया है बेटा, आपके ग्लाइकोलाइसिस वाले पार्ट में भी और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वाले पार्ट में भी 2-3 सेंटेंसेस ही दिया है। पूरे सेंटेंसेस लिखना है, लेकिन हाँ उसके बाद में ये रिएक्शन आपको डालनी है, ये रिएक्शन आपको डालनी है। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप ये रिएक्शंस का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और वो स्क्रीनशॉट की मदद से आप ये पूरे रिएक्शन वहाँ पे नोट्स में डालने हैं, और आपकी जो टेक्स्ट बुक में माइटोकॉन्ड्रिया वाला डायग्राम दिया है वो भी आपको क्रेब्स साइकिल में डालना है। जब आप ये पूरी चीजें लिखोगे तब जाके आपका क्या होगा, वो एक आंसर कंप्लीट होगा फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। ओके, सो हमने 3 स्टेप में से 2 स्टेप देख ली, पहली ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तीसरी जो स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तीसरी स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब देखो, अब इसमें एक्चुअली में क्या होता है, ऐसे रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हमने बोला था ये जो NaDH2 है, ये जो FADH2 है, ये क्या है, एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स है। एक्चुअली में तो ये एंजाइम है। एंजाइम क्या है वो भी हमने पहले लेक्चर में देखा था। एंजाइम मतलब ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं वो जो किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होंगी तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ओके, सो व्हाट हैपेंस, दिस NaDH2 कहाँ पे बना NaDH2, ग्लाइकोलाइसिस में बना NaDH2, और कहाँ पे बना, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA साइकिल में बना और ग्लाइकोलाइसिस में बना। तो ये एक NaDH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में जाता है, ये एक NaDH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में जाता है तो उससे हमको मिलते हैं 3 ATPs। क्या मिलता है, 3 ATPs। एक NaDH2 देता है 3 ATP, इसलिए मैं बोल रही थी कि वो एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है। कैसे, जब NaDH2 इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन यानी थर्ड स्टेप ऑफ हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है, तो एक NaDH2 से कितने ATP मिलते हैं, 3 ATPs। अच्छे से याद कर लेंगे, एक NaDH2 से मिलते हैं 3 ATPs। एंड व्हाट अबाउट दिस FADH2 देन, FADH2 का फुल फॉर्म नहीं बताया मैंने। FADH2 इज फ्लैवीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या है, फ्लैवीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NADH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेने हैं। FADH2 आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं बेटा, पीछे में रेड बॉक्स में दिया हुआ है, जस्ट इसके नीचे में। FADH2 देता है हमको 2 ATPs। जब ये FADH2 किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में जाएगा, तो एक FADH2 से मिलते हैं 2 ATP, एक NaDH2 से मिलते हैं 3 ATP, और ये GTP भी कन्वर्ट हो जाता है ATP। तो इस तरीके से कंप्लीटली ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। देखा हमने, कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब पूरे के पूरे 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गए। इसीलिए कोई भी कंपाउंड बचा के आखिरी में नहीं, ये सारे तो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, वो निकल गया। कोएंजाइम का इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, वो कभी ब्रेक डाउन नहीं होता है, ये फिर से रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल मतलब आने वाला जो नेक्स्ट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, उसमें जब एसिटिक कोएंजाइम में बनेगा तो उसमें ये कोएंजाइम में आके जुड़ जाएगा। तो इसका भी कुछ लेना देना नहीं है कार्बन से। ये समझ लेना, C लिखा है तो कार्बन है, नहीं बेटा कोएंजाइम है, ये कोएंजाइम A। नहीं तो आप क्वेश्चन पूछोगे मैम वो C होगा तो
तो जब एक NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में जाएगा, तो उससे मिलेंगे 3 ATP और एक FADH2 से कितने ATP मिलेंगे? 2 ATP मिलेंगे। तो अभी पूरा कैलकुलेट करो आप लोग कितने NADH2 मिल रहे हैं, होमवर्क में कर लेना है सब लोग, ठीक है? क्या करना है आपको, NADH2 कितने मिल रहे हैं, कितने FADH2 मिल रहे हैं, फिर उसको कन्वर्ट करो और ATP कितने मिल रहा है, ये सब ATPs को जोड़ो। तो टोटल हमारे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमको मिलते हैं 38 ATPs। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमको मिलते हैं 38 ATPs। कैसे वो कैलकुलेट करना है आपको, देखो 2 ATP तो यहीं पे मिल गए, ठीक है? एक और कहीं पे ATP बना क्या? नहीं, ये GTP है, ये GTP भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP, यानी आप इसको ATP जैसे ही गिनो। बट एक एसिटिल कोएंजाइम में से एक, हमारे पास एसिटिल कोएंजाइम में कितने हैं? 2 है, तो इन सबको डबल कर दो, इन सबको डबल कर दो, क्योंकि ये भी डबल है ना हमारे पास। तो 2 GTP, 2 FADH2 और 6 NADH2 हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये एक एसिटिल कोएंजाइम के लिए हमने रिएक्शन लिखा है, लेकिन हमारे पास कितने एसिटिल कोएंजाइम बने हैं? 2 एसिटिल कोएंजाइम। क्यों? क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बने, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने। तो पूरा कैलकुलेट करो, ये 2 NADH2, ये 2 NADH2 कितने हो गए? 4 NADH2। और यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे? 1 से 3, तो 2 मॉलिक्यूल से 6, यानी 6 + 2 6 + 2 8, 8 + 2 10, यानी 10 NADH2 से कितने ATP? 1 NADH2 से 3 ATP। तो 10 NADH2 से इंटू 10 कर दो, 30 ATPs। फिर FADH2 कितना बना? 1। लेकिन 2 एसिटिल कोएंजाइम में से 2 FADH2, यानी ये एक FADH2 से 2 ATP, 2 FADH2 से कितने ATP? 4 ATP। यहाँ पे 30 ATPs, यहाँ पे 4, 34। अब ये 2 ATP कितने हो गए? 36, 37 और एक GTP, 2 एसिटिल कोएंजाइम में से 2 GTP कितने हो गए? 2 GTP कन्वर्ट हो जाएंगे 2 ATP में। तो कहाँ तक पहुंचे थे हम? यहाँ पे हो गए तो हमारे 36 और ये 2 मिला होंगे तो 38 ATPs इस तरीके से बनते हैं। तो ये आपको कैलकुलेट करके नहीं बताना है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ, एक बार ये नंबर याद रख लेना। किस तरीके से आ रहा है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को फिर भी बहुत इच्छा है तो आप आराम से कैलकुलेट करके टोटल करके, जैसे हम लिखते हैं ना 10 NADH2 कितने बने हैं, 4 FADH2 बने हैं, तो 10 NADH2 इंटू 3 ATP कितने जाएगा टोटल? 30 ATPs। ऐसे कैलकुलेट करके आप 30 ATPs निकाल सकते हो इन योर होमवर्क, ओके? इन योर होमवर्क ये चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन करना जरूरी नहीं है, जो इंटरेस्टेड है वो करे, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो है। मैंने सिर्फ बता दिया आपको कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATPs किस तरीके से बनते हैं। तो जब ये तीनों स्टेप हो जाएंगी तब हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ओके? सो नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। इसका सब लोग स्क्रीनशॉट करेंगे और प्रॉपर नोट्स में ये रिएक्शंस ऐड करेंगे। सही से लिखना है, एक लाइन में लिखना है पूरे रिएक्शंस, और प्रॉपर टेक्स्ट बुक से वहाँ पे सेंटेंसेस लिख के अच्छे से डिटेल में नोट्स तैयार करने, ओके? ठीक है बेटा, नेक्स्ट अभी अपन देखेंगे ATP के बारे में। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्या अपना? ATP इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये एडेनिन है ना हमारा, प्यूरिन, मेगा एडेनिन, ये उसका स्ट्रक्चर है। ये राइबोज शुगर किस किस चीज से बना हुआ होता है? वो एडेनिन राइबोज शुगर, ठीक है? राइबोज शुगर जो हमारे DNA RNA में भी होती है, RNA में होती है राइबोज, DNA में होती है डीऑक्सीराइबोज, तो वही राइबोज शुगर हमारे ATP में है। और एडेनिन, ये दोनों को मिला के ही हम कहते हैं एडेनोसिन, ठीक है? एडेनोसिन मतलब एडेनिन प्लस राइबोज। और क्या है? ट्राइफॉस्फेट, 1 2 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है उसमें, ठीक है? एडेनिन प्लस राइबोज हमारा एडेनोसिन और ये ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या है? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। देखो कैसा होता है इसमें, इसका जो थर्ड फॉस्फेट है ना, या हम उसको कह सकते हैं टर्मिनल फॉस्फेट। थर्ड फॉस्फेट वाले ही बॉन्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। मतलब जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये जो थर्ड वाला बॉन्ड टूटेगा ना, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। कब? जब एक थर्ड बॉन्ड मतलब थर्ड
से बेटा एनर्जी रिलीज हुई, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। और ये एटीपी से क्या बन गया, एडीपी। अभी दो ही फॉस्फेट रह गए ना यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, एडीपी। और ये एक अलग से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वाला ग्रुप है हमारा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई। इस तरीके से दोनों वे में रिएक्शन होती है। जब एनर्जी की जरूरत है बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो एटीपी से उसको क्या करना पड़ेगा, एडीपी बनाना पड़ेगा। जैसे ही एटीपी से तीसरा फॉस्फेट ग्रुप टूट गया, एनर्जी रिलीज हो गई। ये एनर्जी हमने क्या करी, ये एनर्जी हमने हमको जो भी काम करना था उसके लिए यूज करी, ठीक है। तो जब भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हम क्या करते हैं, ये एटीपी का मॉलिक्यूल है हमारा, ये एटीपी से टर्मिनल फॉस्फेट थर्ड फॉस्फेट के बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अब हमारे बॉडी में एनर्जी तैयार हुई, ठीक है। अभी हमारे बॉडी में एनर्जी तैयार हुई, लेकिन हमको यूज नहीं करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रख देना पड़ेगा। तब उल्टी रिएक्शन होगी, तब क्या होगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और ये फॉस्फेट ये दोनों जुड़ जाएंगे एनर्जी लेकर। समझ में आ रहा है, ये टूट रहे तो एनर्जी दे रहे। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी तैयार हुई है, तो ये एनर्जी लेंगे, एनर्जी लेके अपने इस बॉन्ड में स्टोर करके रख देंगे। यानी हमने एटीपी बना दिया। एटीपी बना दिया, क्यों बना दिया, ताकि एनर्जी स्टोर होके रहे, जब जरूरत पड़ेगी बॉडी को तो हम इस तरीके से ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करेंगे और हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेंगे। और मीनवाइल एडीपी और फॉस्फेट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। लेकिन हमने पहले रिएक्शन में देखा कि एटीपी बन रहा है, तो एटीपी बनने के लिए भी क्या चाहिए, एडीपी प्लस एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई, जो रिएक्शन में लिखा था ना वो ये है। यानी दोनों तरफ से रिएक्शन चलती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, यानी ये दोनों मिलके एटीपी भी तैयार कर सकते हैं। जैसा हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा, जैसा हमने टीसीए साइकिल में देखा है ना। रिएक्शन वाले साइड में, रिएक्टेंट साइड में, लेफ्ट साइड में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था और राइट साइड में एटीपी था। मतलब ये दोनों चीजें मिलके क्या बन गया, एटीपी बन गया। तो ये जो ग्रीन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये वाली आपको एटीपी हेडिंग के अंदर में पूरा लिखना है। और ये जो है ना, ये डायग्राम वो भी वहाँ पे ड्रॉ करनी है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका एटीपी का पूरा शॉर्ट नोट। इस तरीके से एटीपी का पूरा आपको क्या करना है, नोट्स तैयार कर लेने हैं। एक बार अटेंडेंस लगा दो फिर से कमेंट बॉक्स में जाके, और किसी को कोई डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, और यू कैन से द लास्ट रिमेनिंग टॉपिक ऑफ योर एरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें क्या हो रहा है, अभी हमारे बॉडी में फास्टिंग कंडीशन अगर है, अगर फास्ट मतलब क्या, उपवास वगैरह आप कर रहे हो, दिन भर कुछ खा नहीं रहे हो, तब क्या होगा, तब आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो क्या, तब आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हो। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट ले नहीं रही है, तो क्या होता है, एक तरीके से लिपिड्स, लिपिड्स यानी फैट आप कह सकते हो। लिपिड्स यानी सिंपल भाषा में आप समझ लो फैट, ठीक है। फैट और प्रोटीन से भी एनर्जी बनती है, फैट्स और प्रोटीन से भी एनर्जी बनती है। कैसे बनती है, देखो, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलाइसिस होती, क्या बन रहा था, पायरुविक एसिड बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट से पायरुविक एसिड बन रहा था। वैसे ही लिपिड से बनता है फैटी एसिड। लिपिड से क्या बनेगा, फैटी एसिड बनेगा। और प्रोटीन से क्या बनेगा, अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड को जोड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर को तो हम प्रोटीन कहते हैं, है ना। तो जब प्रोटीन को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड्स मिलेगा। लिपिड्स को तोड़ोगे तो फैटी एसिड मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, पायरुविक एसिड मिलेगा। अब ये जो फैटी एसिड है, ये आगे में कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम में। फैटी एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिल कोएंजाइम में। अमाइनो एसिड भी एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और पायरुविक एसिड भी एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। और एसिटिल कोएंजाइम में कहाँ जाता है, हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के सेकंड स्टेप में जाता है। सेकंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एसिटिल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, और उसके बाद उसमें क्रेब्स साइकिल के रिएक्शन होंगे, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2 मतलब वाटर, और एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, या आप कह सकते हो NADH2 FADH2, जिससे भी बाद में हमको एटीपी ही मिलने वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि किस तरीके से लिपिड्स और प्रोटीन से भी एनर्जी तैयार होती है, ठीक है। इसके बाद की स्टेप तो सारी सेम रहेगी, यानी टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन तो पूरा सेम रहेगा। फर्क कहाँ पे आएगा, जो पहला ग्लाइकोलाइसिस वाला पार्ट है ना, वहाँ पे चेंजेस होंगे। कार्बोहाइड्रेट से पायरुविक एसिड बनेगा, लिपिड से
कार्बोहाइड्रेट खाना ही बंद कर दिया, ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी लिपिड्स और प्रोटीन्स के मदद से भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? तो ये हो गया हमारा पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद हम देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो वी आर फिनिश्ड विथ एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा। अभी हम चालू करेंगे हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमने एनएरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन देख लिया है पहले लेक्चर में ही। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट सेलुलर रेस्पिरेशन व्हिच अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्यों हमको करना पड़ रहा है, जबकि ये अच्छा है क्या? नहीं, ये अच्छा भी नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि ग्लूकोज जो है ना इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ग्लूकोज पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल नहीं जा रहे, इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ मतलब एनर्जी भी कम मिलती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो हमने देखा 38 एटीपी मिलते हैं, यहाँ पे बेटा 2 ही एटीपी मिलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 एटीपी मिलते हैं, यानी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनर्जी भी कम बन रही है, एनर्जी भी कम बन रही है। तो ये सब एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर में हम इसको प्रीफर करेंगे क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन को? नहीं। तो फिर ऐसे क्या कंडीशन है कि हमको एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है? तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ना वो बेसिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, मतलब और दूसरे इसमें भी होता है, लेकिन ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे हमको पता है ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा रह सकते हैं क्या? नो। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है जिनके लिए ऑक्सीजन पॉइजन का काम करता है, यानी वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकते। उनके लिए ऑक्सीजन क्या करता है? जहर का काम करता है। तो अभी वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं क्या? टेल मी। उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जिंदा ही नहीं रह सकते, तो क्या वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्या? नो। देन सच बैक्टीरिया, सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करके एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। भले ही कम एनर्जी मिलेगी लेकिन कुछ तो अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे जनरेट होगी। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है? एरोबिक में हो रहा है। एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है और वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है एज इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन में। हमने देखा था एरोबिक में 38 एटीपी मिल रहे थे एक ग्लूकोज से, यहाँ पे सिर्फ 2 ही एटीपी मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स है। जैसे एरोबिक के 3 स्टेप्स थे, ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, वैसे ही इसके 2 स्टेप्स है। कौन से 2 स्टेप? पहला है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है फर्मेंटेशन। पहला है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस सेम टू सेम जैसा एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है। क्या हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं और 2 एटीपी बन रहे हैं, है ना? ये सेम रिएक्शन, सेम टू सेम रिएक्शन यहाँ पे भी होगी। ग्लाइकोलिसिस नाम सेम है मतलब रिएक्शन भी सेम। तो आपको क्या करना है? अगर आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन आया तो आप बोलोगे कि देयर आर 2 स्टेप्स, फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, सेकंड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को एक्सप्लेन कर दोगे, ग्लाइकोलिसिस को छोड़ दोगे? नहीं बेटा, ग्लाइकोलिसिस जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा है, सेम टू सेम ग्लाइकोलिसिस विद ऑल दोस सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस, पूरे रिएक्शन के साथ में आपको यहाँ पे चिपकानी है वो चीज। यानी जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन के नोट्स बना रहे हो, डेफिनेशन लिख दिया एनारोबिक रेस्पिरेशन की सबसे पहले, फिर बताओ कि इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, फिर उसमें 2 स्टेप्स होती है, पहली ग्लाइकोलिसिस, दूसरी फर्मेंटेशन। तो ग्लाइकोलिसिस लिख के छोड़ नहीं देना है, ग्लाइकोलिसिस में पूरा का पूरा सेम लिखना है। कौन सा? जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन में देख चुके हैं, सेम वैसा ही हो रहा है। तो पूरा का पूरा वो आपका एनारोबिक में भी यहाँ पे डाल रहा है। अब हमको पता है वहाँ पे क्या बन गया, वहाँ पे पायरुविक एसिड बन गया, वहाँ पे पायरुविक एसिड बन गया। लेकिन बेटा वहाँ पे वो स्टेप मत डाल देना। कौन सी? जो एक नीचे में रिएक्शन था ना, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, वो नहीं होता है, वो हमारे ग्लाइकोलिसिस का पार्ट नहीं है। वो मैंने बताया था, जो पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर सकता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस में बना पायरुविक एसिड,
पायरुविक एसिड जाके माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं हो सकता है, इसीलिए वो पायरुविक एसिड से पहले बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए। तो वो एक्चुअली में ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट नहीं है, वो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाली उनके बीच की कड़ी है, ठीक है। तो वो वाला रिएक्शन आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको पहला वाला रिएक्शन लिखना है ग्लाइकोलाइसिस का और पहली स्टेप बतानी है। समझ में आ गया उतना। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड बन गया ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद। अब ये जो पायरुविक एसिड है उसका होता है फर्मेंटेशन। वहां पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल थी, यहाँ पे क्या है फर्मेंटेशन, यहाँ पे होता है फर्मेंटेशन। नाउ व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन हम 9th में भी देख चुके हैं, देखा है अल्कोहल प्रोडक्शन ईस्ट से, सैक्रोमाइसिस सारे वैसे याद करो थोड़ा सा। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल। यानी ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुविक एसिड तैयार हुआ या पायरुवेट जिसको आप कहेंगे, वो पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, वो पायरुविक एसिड से बनेंगे और दूसरे एसिड्स और दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स, या क्या बनेगा उससे, या उससे बनेगा अल्कोहल या दूसरे एसिड्स। इससे आगे में दूसरे एसिड्स या अल्कोहल बनेगा। वहां पे भी देख लो फर्मेंटेशन में अल्कोहल ही तैयार हो रहा था, इसलिए वो प्रोसेस को क्या कहा गया था फर्मेंटेशन। बाय मेन यहाँ पे क्या है, बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। सो जो पायरुविक एसिड हमारा तैयार हुआ, कहाँ पे तैयार हुआ पायरुविक एसिड? पायरुविक एसिड तैयार हुआ ग्लाइकोलाइसिस में, फर्स्ट स्टेप में। उसका कन्वर्जन किसमें हो गया, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरे अलग तरीके के एसिड। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक। तो अलग ऑर्गेनिक एसिड में उसका कन्वर्जन हो गया, और क्या बन गया उससे, और क्या बना, या फिर अल्कोहल बना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये चार्ट, फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में पायरुविक एसिड बना। अभी पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन हुआ तो अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल कौन बनाता है, ईस्ट बनाता है, ये वाला हम 9th में देख चुके हैं। ईस्ट जब फर्मेंटेशन करेगा, फर्मेंटेशन बाय ईस्ट अगर हो रहा है तो अल्कोहल बनता है। या और दूसरे तरीके से ये हमारे मसल सेल्स में होता है, या हम कहेंगे कि अगर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ईस्ट ने फर्मेंटेशन किया, ईस्ट ने फर्मेंटेशन किया तो अल्कोहल, और अगर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने फर्मेंटेशन किया तो वहाँ पे बनता है विनेगर, विटामिन, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट वहाँ पे फिक्स्ड है क्या, वहाँ पे प्रोडक्ट फिक्स्ड नहीं है, इसलिए हमने कह दिया यहाँ पे सिंपली ऑर्गेनिक एसिड, यानी कोई भी एसिड कोई भी अल्कोहल वहाँ पे तैयार हो सकता है। डिपेंड कर रहा है कि फर्मेंटेशन कौन कर रहा है। फर्मेंटेशन अगर ईस्ट कर रहा है तो वहाँ पे अल्कोहल ही बनेगा। फर्मेंटेशन अगर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं तो वहाँ पे विनेगर, विटामिन भी बन सकता है, ठीक है। तो आई होप सबको फर्मेंटेशन क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी अटेंडेंस लगा दो एक और बार, और अगर आपको किसी को कहीं पे दिक्कत आ रही है तो जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है एक बार उसको और फिर से देख लो, या फिर कमेंट करके भी आप अपने डाउट्स बता सकते हो अपने नाम के साथ। सो इज दिस क्लियर? फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड से ऑर्गेनिक एसिड या अल्कोहल बन रहे हैं। नाउ वी आर सेइंग कि एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन बेटा सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, उसके अलावा ये कहाँ पे होता है, फिर उसके अलावा सीड में भी होता है। सीड जब हम जमीन में सो कर देते हैं, जमीन में सो कर देते हैं मतलब जमीन में गाड़ देते हैं ताकि उसमें से प्लांट नहीं निकले, तो सॉइल में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है क्या, सॉइल में ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सीड भी है जो खुद को जिंदा रखने के लिए उसको रेस्पिरेशन एनर्जी लगेगी ना, एनर्जी लगेगी तभी तो वो सीड जर्मिनेट होकर उसमें से प्लांट निकलेगा। तो सीड भी क्या करती है वो कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है, क्योंकि उसके पास में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है। क्या ह्यूमन के बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? आप कहोगे मैम नहीं, हम तो लैंड पे रहते हैं और सफिशिएंटली हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पहुंच जाता है, तो हमको क्या जरूरत है एनारोबिक रेस्पिरेशन करने की? हमारे बॉडी में भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा, स्पेशल कंडीशंस में। नाउ व्हाट आर दोस स्पेशल कंडीशंस? अब देखो हमने बहुत एक्सरसाइज की, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो कोई आप में से कई लोगों को भी अच्छा फितूर चढ़ा होगा एक्सरसाइज करने का, शाम को एक्सरसाइज करते हैं ना, दिन भर खाली रहते हैं। सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, हम थक जाते हैं। वाई? बिकॉज हमारे बॉडी में मसल्स ज़्यादा काम कर रही है, मसल को एनर्जी ज़्यादा लग रही है। एनर्जी प्रोडक्शन में हमने कल ही देखा ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन कहाँ से पहुँच रहा है? ऑक्सीजन ब्रीदिंग से पहुँच रहा है। तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही
ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम ब्रीथिंग बढ़ा देते हैं, हमारी फास्ट हम सांस लेने लगते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है बेटा, सफिशिएंट ऑक्सीजन मसल सेल्स को नहीं मिल पाता है। व्हेन इन द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, जब मसल सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मसल सेल्स को क्या नहीं मिलेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो अगेन वो एरोबिक रेस्पिरेशन छोड़ के किसके तरफ आ जाएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ आ जाएगी। पहली स्टेप तो सेम है, यानी पायरुविक एसिड यहाँ पे बन गया, लेकिन पायरुविक एसिड फिर हमने पूरा सेकंड स्टेप फर्मेंटेशन में हो जाएगा, तो ऑर्गेनिक एसिड। तो ह्यूमन के जो सेल्स है, ह्यूमन के मसल सेल्स है, वो पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करते हैं बेटा लैक्टिक एसिड। इसमें कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड। बहुत अच्छे से ये चीज समझ लेंगे, इस पे गिव रीजन का क्वेश्चन भी आता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर पूछ दिया आपको, एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन के बॉडी में कहाँ पे होता है, तो ह्यूमन के बॉडी में दो जगह होता है, एक है मसल सेल्स और एक है इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसी में भी हो रहा है रेड ब्लड सेल यानी इरेथ्रोसाइट्स। वहाँ पे जो टर्म की मीनिंग आपको पता नहीं है, लिख के रख लो। रेड ब्लड सेल होते हैं ना हमारे ब्लड में, उसका ही नाम है इरेथ्रोसाइट्स। तो वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं कभी कभी, और मसल सेल्स भी करती है। तो मसल सेल जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी तो पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देती है लैक्टिक एसिड में, और ये लैक्टिक एसिड जमा होता है हमारे मसल्स में। लैक्टिक एसिड हमारे मसल में अक्यूमुलेट होते जाएगा, जमा होते जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता तो पायरुविक एसिड से पूरे CO2 बन के निकल जाते थे, लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन मतलब कुछ तो भी कंपाउंड वैसा का वैसा ही रहेगा, आगे उसका ब्रेकडाउन होगा नहीं। तो वो कंपाउंड जो तैयार हुआ, वो कंपाउंड कौन सा है, वो कंपाउंड है लैक्टिक एसिड। वो कंपाउंड है लैक्टिक एसिड, यानी पायरुविक एसिड से क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। अभी लैक्टिक एसिड जाएगा कहाँ, ये लैक्टिक एसिड जमा होता है हमारे मसल्स में, और जब हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होता है तब हमको होता है पेन, या हम जिसको कहते हैं क्रैम्प्स। हम बहुत एक्सरसाइज कर लेते फिर बोलते हैं अरे मेरे को क्रैम्प्स आ रहे हैं, मेरे को दर्द हो रहा है ना, बहुत कभी एक्सरसाइज करते नहीं हो, एकदम से बहुत एक्सरसाइज कर ली तो फिर रात भर पलंग पे सो गए और सुबह दूसरे दिन उठना नहीं होगा, है ना, क्योंकि मसल्स का भी वर्क बढ़ जाता है। और मोरोवर वहाँ पे क्या बन रहा है, वहाँ पे तैयार होता है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड अगर हमारे मसल्स में जमा हो गया तो वहाँ पे हमको आने लगते हैं क्रैम्प्स। क्रैम्प्स मतलब ही क्या, चलो मसल पेन ही लिखते हैं हम, सादी भाषा में लिखते हैं, वहाँ पे होने लगता है हमको मसल पेन। होता है ना, इस कंसेप्ट को कोरिलेट कर पा रहे हो, जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद में हमको ऑक्सीजन भी हमको ऐसा लगता है कि कम हो रहा है हमारे बॉडी में, हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए हम ब्रीदिंग फास्ट कर देते हैं और थोड़ी देर बाद हमारे मसल में पेन होना भी चालू हो जाता है, क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो क्यों, क्योंकि मसल सेल करने लगी एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसने पायरुविक एसिड से बना दिया लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा होने लगा और उससे हमको क्या हो गया, मसल पेन, ठीक है। तो ये पूरा आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया है, वो फ्लो चार्ट पे आप एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला, एनारोबिक ग्रीन वाला जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में डालोगे, रेड वाला जो फ्लो चार्ट आपके पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वो भी आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेने बेटा। और सब लोग मेरे को नोट्स की फोटोज भेज नहीं रहे हैं, सबको होमवर्क करके, आपको सबको होमवर्क करके हमको भेजना है, या फिर स्टेटस में रख दो व्हाट्सएप पे, प्राइवेसी चेंज कर दो, सिर्फ ट्यूशन को दिखना चाहिए वो, है ना, उस तरीके से भी आप अपना होमवर्क हमको बता सकते हो। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमको देखना है अलग अलग फूड कंपोनेंट से किस तरीके से क्या एनर्जी और क्या फायदा हमको मिलता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट तो हम देख चुके हैं पूरे अच्छी तरीके से, किस तरीके से एनर्जी हमको उसमें से मिल रही है। नेक्स्ट हमको देखना है प्रोटीन्स। नेक्स्ट वी हैव टू सी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, अभी प्रोटीन्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमने प्रोटीन सिंथेसिस में फर्स्ट चैप्टर में देख ली थी। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बने होते हैं। प्रोटीन्स के फंक्शन क्या है, फिर प्रोटीन्स सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं मसल बिल्ड करने के लिए। जिम लवर्स है ना, प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, क्यों कि मसल बिल्डअप उनको करनी रहती है, तो प्रोटीन से मसल्स बनती है। और प्रोटीन कुछ हार्मोन के जैसे भी काम करते हैं, यानी हमारे बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं बॉडी का। सो ये प्रोटीन हमको मिलेंगे कहाँ से, फिर प्रोटीन हमको मिलेंगे फूड से, डाइट से, जो हम रोज खाना खा रहे हैं, है ना। अब जो प्रोटीन्स हमको एनिमल सोर्स से मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, जो प्रोटीन्स हमको एनिमल सोर्स से मिल रहे हैं, वो प्रोटीन्स को कहते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। वो प्रोटीन को क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास
खाओगे तो उसका जब ब्रेक डाउन होगा तो उससे भी आपको 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलेगी। अब देखो प्रोटीन हमने खाया, उसका डाइजेशन हुआ मतलब ब्रेक डाउन होगा सिंपल सब्सटेंसेस में, प्रोटीन बना हुआ आता है अमाइनो एसिड्स का, तो प्रोटीन से टूटकर भी क्या बनेंगे, अमाइनो एसिड्स बनेंगे। फिर ये अमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होके कहाँ पे आएगा, एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड, ब्लड में आ जाता है। हम जो भी चीज खाना खाते हैं वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाता है, फिर ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो अपने साथ में एब्जॉर्ब किया हुआ अमाइनो एसिड है, जो भी फूड उसने एब्जॉर्ब किया है वो पूरे बॉडी में हर सेल तक वो लेकर जाएगा, और फिर जो सेल को जिस चीज की जरूरत है वो सेल ब्लड में से वो चीज एब्जॉर्ब कर लेंगी और उसका यूज करेंगी, है ना। समझ में आ रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, अमाइनो एसिड्स बने, अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हुआ ब्लड में, और उससे फिर ये अमाइनो एसिड्स की मदद से, ये अमाइनो एसिड्स की मदद से ऐसे प्रोटीन जिनकी जरूरत हमारे बॉडी को है वो प्रोटीन हमारी बॉडी तैयार करती है, ठीक है। प्रोटीन हमने खाया, ये प्रोटीन हमने फूड से लिया, लेकिन वो प्रोटीन का आपका ऐसा का ऐसा काम नहीं है। प्रोटीन जब हमने खाया तो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ तो अमाइनो एसिड्स बन गए, फिर ये अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होकर हमारे हर सेल तक पहुंचे, और फिर इस अमाइनो एसिड्स की मदद से हमारे बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए थे वो प्रोटीन हमारे बॉडी ने तैयार किए। अब कौन से प्रोटीन चाहिए वो आपको डायग्राम के फॉर्मेट में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वो देखो कौन से प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, ये भी कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस में। ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है एक तरीके का प्रोटीन, हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन, तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए भी हमको अमाइनो एसिड्स लगेंगे, है ना। प्रोटीन है तो बन रहा किससे, अमाइनो एसिड से। ब्लड में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज मतलब एंटीबॉडीज ऐसे कंपाउंड है जो क्या करते हैं, जो डिजीज से फाइट करने में मदद करते हैं, ठीक है। दे हेल्प अस इन फाइटिंग डिजीजेस, डिजीजेस मतलब जैसे मलेरिया हुआ, तो मलेरिया का जो पैथोजन है वो हमारे बॉडी में आया, तो ये जो एंटीबॉडीज है ना वो मलेरिया के पैथोजन को, मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है जिससे मलेरिया हो रहा है उसको किल कर देंगे, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे, ये होता है एंटीबॉडीज। मतलब इसका रोल किसमें है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। इम्यूनिटी का मतलब ही क्या है, इम्यूनिटी का मतलब होता है डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी ऑफ अवर बॉडी, हमारे बॉडी के डिजीज को फाइट करने की जो क्षमता है उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। आजकल तो आप सुन ही रहे होंगे जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको होगा नहीं कोरोना वायरस, या हुआ भी तो वो ठीक हो जाएगा, यानी डिजीज से वो, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि हमारे बॉडी में कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो ब्लड में जो प्रोटीन है वो है हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज। हीमोग्लोबिन से टाइप ऑफ प्रोटीन जो हमारे आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन है जो हमको डिजीज से फाइट करने में मदद करते हैं, कोई भी बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं, वो प्रोटीन है एंटीबॉडीज। फिर मसल्स, मसल्स की अगर हम बात करें तो एक्टिन और मायोसिन, मसल में दो प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन, वो क्या करते हैं, मसल को मूवमेंट करने में मदद करते हैं। फिर पैनक्रियास, पैनक्रियास सीक्रेट करते हैं इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, एक हार्मोन है इंसुलिन, वो भी कैसा है, वो भी प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। बोन्स में भी एक प्रोटीन होता है, बोन्स में जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन का नाम है ओसिन, वो प्रोटीन का नाम है ओसिन, ठीक है। हमारे स्किन में भी एक प्रोटीन होता है, स्किन में जो प्रोटीन है उसका नाम है मेलानिन, मेलानिन से हमारे स्किन को कलर मिलता है, ठीक है। हमारे स्किन में जो कलर है वो मेलानिन की वजह से, और केराटिन जो है वो केराटिन हमारे स्किन में, हेयर में, नेल्स में प्रेजेंट होता है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोटीन। सो हम देख रहे हैं कि इतने सारे प्रोटीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये प्रोटीन्स बनेंगे कहाँ से, प्रोटीन्स बनेंगे अलग अलग अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड कहाँ से आए, अमाइनो एसिड्स वहां से आए जहाँ से हमने फूड खाया, फूड कौन सा, प्रोटीन कंटेनिंग फूड, उसका डाइजेशन हुआ तो अमाइनो एसिड्स बने, और ये अमाइनो एसिड्स की मदद से हमने इतने सारे प्रोटीन्स बनाए बॉडी में। अब उसके अलावा प्रोटीन का काम क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जितनी भी एंजाइम्स है बॉडी में सब प्रोटीन की बनी हुई होती है। और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना सेल के ऊपर में, उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये सारे हो गए हमारे प्रोटीन के यूजेस। नेक्स्ट वी हैव टू सी द यूजेस ऑफ लिपिड्स, ठीक है, ठीक है। सो जो लिपिड्स वगैरह है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर थोड़ा सा प्रोटीन का बचा हुआ पार्ट देख लेते हैं जो आपको ऑलवेज रिमेंबर करके वहां पे दिया हुआ है। तो देखो प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में एक्सेस
एक्सेस प्रोटीन है, यानी जितना जरूरी है हमारे बॉडी को उससे ज़्यादा प्रोटीन हमने कभी खा लिया तो क्या होगा, जैसे हम अगर ज़्यादा फूड खा ले, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा ले, ज़्यादा फैट खा ले तो हमारे बॉडी में स्टोर होके रहते हैं ना, वो जितना जरूरी है उतना यूज हो जाएगा और बचा हुआ स्टोर होके रहेगा। लेकिन प्रोटीन्स हमारे बॉडी में स्टोर होके नहीं रह सकते हैं। प्रोटीन का क्या हो जाता है, प्रोटीन का हो जाता है ब्रेक डाउन, यानी प्रोटीन टूट जाते हैं, प्रोटीन टूट जाते हैं और टूट के क्या बना लेते हैं, अमोनिया बना लेते हैं। कौन सा प्रोटीन बेटा, एक्सेस प्रोटीन, यानी जो हमने जरूरत से ज्यादा प्रोटीन अगर डाइट में फूड में ले लिया है तो उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन और बना लेंगे अमोनिया, और अमोनिया हो जाएगा हमारे बॉडी से एलिमिनेट, हमारे बॉडी से रिमूव, ठीक है, हमारे बॉडी से रिमूव वो अमोनिया हो जाएगा। या एक ऐसा भी हो सकता है ये प्रोटीन को हम ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम यानी हमारी बॉडी जो एक्सेस प्रोटीन है यानी ज्यादा प्रोटीन हमने ले लिया है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, प्रोटीन से बन रहा है ग्लूकोज, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये तो हो गया एनिमल में, लेकिन प्लांट्स जो है हम बोलते हैं प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है, वो कहीं से भी कोई बनी बनाई चीज नहीं ले रहे हैं, तो अमाइनो एसिड्स भी वो खुद बनाते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन अमाइनो एसिड, प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन अमाइनो एसिड, है ना, उसको ही कहा जाता है डी नोवो सिंथेसिस। डी नोवो मतलब खुद वो अमाइनो एसिड्स बना रहे हैं, हम खुद, हमारी बॉडी खुद अमाइनो एसिड्स बना रही है क्या, नहीं, हम फूड से जो प्रोटीन ले रहे हैं वो प्रोटीन टूट के हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड्स बन रहा है और वो हमारी बॉडी एब्सॉर्ब कर रही है और उससे दूसरे प्रोटीन बना रही है। लेकिन प्लांट्स कहीं से अमाइनो एसिड नहीं लेता है, प्लांट्स खुद अमाइनो एसिड बनाता है, उसको ही कहते हैं डी नोवो, यानी खुद जो अमाइनो एसिड को बना रहा है उसको कहते हैं डी नोवो। अब एक और चीज आपको दी हुई है, प्लांट में एक एंजाइम होता है, प्लांट में एक एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम है रूबिस्को। रूबिस्को एक एंजाइम है, एंजाइम मतलब किसका बना हुआ होगा, एंजाइम किससे बने हुए होते हैं, एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन्स के, ऑल एंजाइम्स आर मेड फ्रॉम प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर मेड फ्रॉम प्रोटीन। तो ये जो रूबिस्को है ये सबसे अबंडेंट प्रोटीन है नेचर में, यानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन, अगर अर्थ पे सबसे ज्यादा कोई प्रोटीन है तो वो है रूबिस्को। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ पे क्लोरोफिल होता है ना, जहाँ पे क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में एक एंजाइम है रूबिस्को, और वो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, ओके, फाउंड इन नेचर, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर। तो आज हमने सारा एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म किया, एनारोबिक रेस्पिरेशन खत्म किया और प्रोटीन्स के बारे में देखा। तो ये प्रोटीन का भी आपको जो डायग्राम फॉर्म में दिया वो आपको सेंटेंस बना के लिख लेना है बेटा प्रॉपर से, और ये पूरे नोट्स तैयार कर लेने हैं, ठीक है। एक बार अटेंडेंस लगा दो